हम डिस्कस कर रहे थे डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक कुछ ये समथिंग तो डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या है एक्चुअली के we need to avoid the situations कि मतलब कि प्रोसेस को अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो कितने रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करेगा प्रोसेसिंग के लिए। और ये जो इसके लिए बैंकर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एल्गोरिथम दी है जिसको हम बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। तो इसको बेसिक आइडिया क्या है कि प्रोसेस अपने प्रोसेसिंग के लिए मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज का यूज करने वाला है या कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, ये प्रोसेस को इंफॉर्मेशन देनी होगी। दूसरा क्या है कि रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को ये एल्गोरिथम चेक करेगी इस कभी भी सर्कुलर वेट कंडीशन ना हो। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करेंगे और इस बैंकर्स एल्गोरिथम में इसको स्लाइड को रीड आउट कर दो, क्योंकि एल्गोरिथम क्या है कि जो एक्सप्लेन करूंगा मैं। हाँ राकेश सिंह शो कुछ नहीं बोलना। कर रहा सर। क्या स्क्रीन नहीं शो हो रही इसकी है? नहीं सर। हो रही है या नहीं? नहीं सर, नहीं हो स्लाइड रही। शो स्लाइड शो नहीं हो रही सर। अच्छा शो नहीं हो रही, चलो मैं शेयर करता हूँ नो सर। अभी देखिए। अब हो रही है? यस सर हो रही है। ठीक है, तो इस स्लाइड को 10 सेकंड के लिए रीड आउट कर लो, क्योंकि स्लाइड पढ़ लोगे और जो मैं बोल रहा हूँ इसमें तो लिखा हुआ है तुम्हारा थ्योरेटिकली, लेकिन मैं उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। अब एक्चुअली रिसोर्स एलोकेशन स्टेट क्या है, तो इसको भी रीड आउट कर दो। इसमें जो हमारा फंडामेंटल वो ये है। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, इनको कह रहे हैं आवाज नहीं, यही सिर पे आवाज कर रहे हैं, क्लास चल रही। तो इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज, कि जितने भी सिस्टम में रिसोर्सेस हैं। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, बिल्कुल सही पे कर। तो नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्रोसेस, कि उस टाइम सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेस हैं, एक तो कितने रिसोर्सेस हैं, अवेलेबल से मतलब कौन सा रिसोर्स किस टाइप का है, फर्स्ट थिंग। दूसरा कि हर एक प्रोसेस को कितने एलोकेटेड हैं, और तीसरी चीज कि मैक्सिमम कितने रिक्वायर्ड होंगे किसी भी प्रोसेस को, मतलब नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, प्रोसेसेस को एलोकेटेड रिसोर्सेज कि हर प्रोसेस को किस टाइप के कितने रिसोर्स एलोकेटेड हैं, और मैक्सिमम उस प्रोसेस को कितने प्रोसेस की डिमांड होगी। तो जब प्रोसेस रन करेगा तो ऑब्वियसली कि ये प्रोसेस को रिक्वेस्ट करेगा
लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस है उससे आगे एक्सीड नहीं करेगा। तो जो एल्गोरिथम है, बाय यूजिंग दिस, इस सिस्टम क्या करेगा कि प्रोसेसेस को उस ऑर्डर में चलाएगा कि जिससे डेडलॉक नहीं अकर होगा। मतलब इवन इफ के प्रोसेसेस, किसी प्रोसेस को पहले चलाना जरूरी होगा और किसी को बाद में, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि डेडलॉक ना हो। तो अगर किसी प्रोसेस को जरूरी होगा और उसके बिना भी अगर सिस्टम चल जाएगा तो दूसरे प्रोसेस को चलाएगा ये सिस्टम, जिससे डेडलॉक ना हो। ऑलवेज इट विल इंश्योर कि डेडलॉक नहीं हो। तो सपोज करते हैं कि सिस्टम में n प्रोसेसेस हैं और m रिसोर्सेस हैं, m टाइप के रिसोर्सेस हैं, n प्रोसेसेस और m नंबर ऑफ रिसोर्सेस टाइप। तो अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली समझना है। इसमें 5 टर्म है हमारे। पहली चीज तो अवेलेबल। तो अवेलेबल का मतलब ये है कि यहाँ पर ये शो करना होता है कि किस टाइप के कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इसका सिंबल ये है कि अवेल j इक्वल टू के। दिस मीन्स कि के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे अवेलेबल। कि कोई रिसोर्स होगा आर जे, उस वो कितना अवेलेबल है, उसके के इंस्टेंसेस अवेलेबल है। मतलब आर जे रिसोर्स के इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। इसी तरह एलोकेशन है। तो एलोकेशन से क्या है कि ये डिफाइन करेगा कि इसको नीचे देखो, एलोक आई कॉमा जे। तो आई फॉर प्रोसेस, जब भी हम इस तरह ब्रैकेट लेंगे तो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट प्रोसेस के लिए आएगा और दूसरा सब्सक्रिप्ट आएगा रिसोर्स के लिए। तो अगर लिखा है एलोक आई कोमा जी इक्वल टू के, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस पी आई को करंटली आर जे टाइप के रिसोर्स एलोकेटेड है। कोई प्रोसेस है पी आई, उसको अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज एलोकेटेड होंगे। एलोकेटेड मतलब उसके पास हैं अभी करंटली प्रोसेस के पास। तो प्रोसेस पी आई के पास आर जे टाइप के रिसोर्सेस हैं। अवेल जे जो ऊपर है, फिर से इसको देख लो। इस सिस्टम में आर जे टाइप के रिसोर्स अवेलेबल हैं। आर जे टाइप के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो एक तो अवेलेबल हो गया, दूसरा एलोकेशन हो गया, कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, और दूसरा एलोकेशन कितनों का है। तो ये क्लास अपनी 6 बजे तक होगी। 6 बजे मैं थोड़ा सा ये फिनिश कर दूंगा क्लास, तो कल अपनी क्लास फिर से होगी। तो अभी 6:45 है, ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी। फिर हाँ, एक चीज़ और पूछनी थी कि तुम लोगों की ये ईसीडीएम की क्लास स्टार्ट हुई क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुई स्टार्ट। ठीक है, होल्ड एंड वेट वाली सिचुएशन है कि जस्ट लाइक द डेडलॉक, कि बाकी क्लास को होल्ड करे रहो और वेट करते रहो कि ईसीडीएम होगी। क्योंकि अगर क्लास नहीं होगी तो तुम लोगों को समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास हो 1-2 दिन में। ठीक है, हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं और होगी भी। ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। तो अवेलेबिलिटी हो गई और एलोकेशन हो गया। तीसरा जो टर्म है वो है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट मीन्स कि जब प्रोसेस को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो रिक्वेस्ट करेगा। अब उसको किसी प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम वो अलग चीज है, लेकिन रिक्वेस्ट तो ये 1 बाय 1 ही करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये, इसको भी हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं कि रिक्वेस्ट आई कोमा जे इक्वल टू के।
फिर इसका मतलब यही है कि आई फॉर प्रोसेस और जे फॉर रिसोर्स। तो प्रोसेस पी आई जे टाइप के रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट से मतलब ये है कि उसके पास एलोकेटेड जितने हैं, अभी जो हमने देखा कि एलोकेटेड, तो वो पहले से कुछ रखे हुए अपने पास प्रोसेस, और कुछ रिसोर्स उसको प्रोसेसिंग के लिए और चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस पी आई वॉन्ट्स या रिक्वेस्ट के मोर इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स आर जे। दिस इज द मीनिंग। आर जे टाइप के और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर चौथा टर्म है मैक्स। कि ये जो है मैक्स, ये इंडिकेट करता है कि हर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए मैक्सिमम कितना ये रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि कितने भी रिक्वेस्ट कर लेगा, उसकी भी लिमिट है कि हाउ मेनी मैक्सिमम रिसोर्सेज ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट। तो ये इस तरह डिफाइन होता है, मैक्स आई कॉमा जे इक्वल टू के। तो दिस मीन्स कि प्रोसेस पी आई may request use at most k instances of resource type rj। ये इसका मीनिंग है। अब एक टर्म और बचा हमारा, नीड। तो इट इंडिकेट्स फॉर ईच प्रोसेस द नीड फॉर ईच रिसोर्सेज। कि नीड कितनी है, रिक्वेस्ट कितने कर रहा है, और मैक्सिमम कितने रिक्वेस्ट हो सकते हैं। तो नीड को ऐसे हम डिफाइन करते हैं। नीड बेसिकली है क्या, नीड आई कॉमा जे इक्वल टू के। प्रोसेस पी आई नीड्स के मोर इंस्टेंसेस ऑफ आर जे टू कंप्लीट इट्स टास्क। नीड कितनी भी हो सकती है और रिक्वेस्ट कितने कर सकता है, और एक लिमिट भी है कि मैक्सिमम कितने ये रिक्वेस्ट कर सकता है। जो मैक्स था ये, तो रिक्वेस्टिंग की मैक्सिमम लिमिट क्या है, वो इससे डिफाइन होती है। तो अब देखो नीड कैसे डिफाइन करते हैं। नीड इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड। कि नीड जो है उसको, वो मैक्सिमम कितनी डिमांड कर सकता है और उसको एलोकेटेड कितने हैं। एक्चुअली वही तो नीड है। फिर जो मैक्सिमम प्रोसेस वो कर सकता है रिक्वेस्ट, उसमें से अगर एलोकेटेड हटा दो तो वो नीड आ जाएगी। तो सभी प्रोसेसेस के लिए ए लेस देन बी का मतलब है कि सारे प्रोसेसेस के लिए ए आई इज लेस देन इक्वल टू बी आई। इस स्लाइड को रीड आउट कर लो। दिस मीन्स कि हर एक प्रोसेस को अपने मैक्सिमम यूज का पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। और जब ये प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज के लिए, तो ऑब्वियसली कि वो वेट करेगा। वेट करेगा तभी तो रिक्वेस्ट करेगा। मतलब रिक्वेस्ट यानी जब उसको मोर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो वेटिंग स्टेट में होगा। और जब प्रोसेस को रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो उन रिसोर्सेज को ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको वापस लौटाना भी होगा फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि किसी प्रोसेस को अगर रिसोर्सेज मिल गए तो वो उन रिसोर्सेज को हमेशा के लिए होल्ड करे रहे। अगर ऐसा होगा तो फिर वो डेडलॉक की सिचुएशन बनेगी। तो इन सब चीज़ों को, इन सारे टर्म्स को देखते हुए एक सेफ सीक्वेंस जनरेट होती है। तो सेफ सीक्वेंस का मतलब ये है कि जैसे हमने डायग्राम से देखा था, डेडलॉक वाले डायग्राम से, कि इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को इस तरह चलाएगा, इस ऑर्डर में चलाएगा कि डेडलॉक ना हो। अब सेफ स्टेट है
कि सेफ स्टेट वो होती है कि जिसमें सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में तब होता है कि अगर एक सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस मिल रही है विदाउट डेडलॉक। मीनिंग ये है कि जैसे हमने ग्राफ में देखा था कि अगर 4 प्रोसेसेस थे तो किसी भी ऑर्डर पर उनको प्रोसेस करने के बाद, मतलब किसी भी ऑर्डर से अगर हम प्रोसेस करें तो सिस्टम हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए सारे प्रोसेस। तो वो हमारा क्या है कि सेफ सीक्वेंस है। और सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में रहेगा अगर एक सेफ सीक्वेंस हमें मिलती है, और सेफ सीक्वेंस नहीं मिलती है तो सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं रहेगा। तो वही बात है कि सिस्टम को सेफ स्टेट में देखने के लिए कि तो इसमें 2 टर्म है, सेफ और अनसेफ। और ऑब्वियसली कि सिस्टम मस्ट मेंटेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज एंड हाउ दे आर यूज। सभी रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन मेंटेन होगा और वो किस तरह यूज हो रहे हैं ये भी मेंटेन होगा। तो सेफ स्टेट फॉर एन प्रोसेसेस। तो सिस्टम हमारा जिसमें एन प्रोसेसेस हैं वो सेफ स्टेट में होगा अगर हर एक प्रोसेस के लिए जो हमारी रिक्वेस्ट है वो इस तरह सेटिस्फाई हो कि करेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस रिसोर्सेज हेल्ड बाय ऑल द प्रोसेस पीजे विद जे लेस देन इक्वल टू आई। इसमें ये होगा कि प्रोसेस पी आई मीनिंग ये है कि करेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोसेस पी आई। जितने भी प्रोसेस हैं टोटल सिस्टम में, तो कुछ के पास तो रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे और कुछ प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड कर रहे होंगे। तो अगर हमारा इस तरह जो सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं कि जितने भी रिसोर्सेस हैं प्रोसेसेस होल्ड कर रहे हैं अवेलेबल विद प्रोसेस पी आई और होल्ड बाई एनदर प्रोसेस, तो हमारा सिस्टम क्या है सेफ सीक्वेंस में हो जाएगा, सेफ स्टेट में सॉरी। अब हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम एंड सेफ स्टेट। कौन आया? तो इस स्लाइड को रीड आउट कर लो। तो अगर कोई प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करता है अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए, तो जो हमारी एल्गोरिथम है वो ये डिसाइड करेगी कि अगर उन रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाए तुरंत तो सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में होगा कि नहीं होगा। मीनिंग ये है कि प्रोसेसेस आर देयर और वो अवेलेबल रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिस्टम को डिसाइड करना है कि अगर उन जो रिक्वेस्टेड रिसोर्सेस हैं और अवेलेबल हैं उनको अगर तुरंत एलोकेट कर दिया जाए तो सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक कतई नहीं होगा, और सिस्टम अगर अनसेफ स्टेट में है तो उसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक हो सकती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर साइकिल नहीं है सिस्टम में इसका मतलब डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन अगर साइकिल है तब डेडलॉक की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
अब डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम एंड सेफ स्टेट। तो किसी प्रोसेस पीआई के लिए जो नीड है रिसोर्सेज की, तो वो अगर फुलफिल हो रही है तो ठीक है। मीनिंग ये है ना कि सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं और कुछ प्रोसेसेस होल्ड करे हैं रिसोर्सेज को और कुछ अवेलेबल हैं सिस्टम में। तो अगर जिस प्रोसेस पीआई को नीड है कुछ रिसोर्सेज की और वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोसेस पीआई वेट कर लेगा तब तक कोई दूसरा प्रोसेस पीजे फिनिश हो जाए, और फिनिश होते ही हो सकता है कि इस प्रोसेस को वो रिसोर्स मिल जाए। तो रिसोर्स मिलते ही फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कोई प्रोसेस दूसरा प्रोसेस पीजे फिनिश हो जाएगा तो प्रोसेस पीआई को नीडेड रिसोर्स मिल जाएंगे और वो प्रोसेस पीआई एग्जीक्यूट होके उन एलोकेटेड रिसोर्स को फिर रिटर्न कर देगा। तो जब कोई प्रोसेस पीआई टर्मिनेट हो जाएगा तो दूसरा प्रोसेस पीआई+1 उन रिसोर्सेज को अगर रिक्वायर्ड है तो ले लेगा और इस तरह प्रोसेसिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा है ना कि एल्गोरिथम के स्टेप हैं, तो वो हम अब कल डिस्कस करेंगे उनको। तो आज की क्लास इतनी रहने देते हैं। सर ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर सर जो एलोकेशन बताया था आपने, उसकी मैट्रिक्स होती है तो उसके अंदर प्रोसेस होती हैं। एलोकेशन पे हम चलते हैं फिर से, जो ये बताया था। हाँ सर, जो हाँ। एलोकेशन है सर, हम्म, इसमें सर मैट्रिक्स होती है। हाँ। मैट्रिक्स, तो मैं मैट्रिक्स के अंदर सर प्रोसेस होती हैं। अभी क्या है ना अभी मैं ये इसको एग्जाम्पल लूंगा, तो उसमें मैट्रिक्स का यस मतलब सर। टेबल, और क्या है मैट्रिक्स का मतलब। ठीक है, यस तो सर। टेबल में क्या है कि डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, वो पहले कॉलम में होंगे और डिफरेंट कॉलम में ऊपर ऊपर ये सारे टर्म्स आएंगे कि अवेलेबल कितने हैं, एलोकेटेड कितने हैं, नीड कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, और ये सारे टर्म उसमें आएंगे। और सारे टर्म इस तरह आएंगे कि जैसे रिसोर्सेस हैं, तो अगर 3 रिसोर्सेस हैं तो 3 रिसोर्सेस अलग अलग नंबर में होंगे। सपोज R1 R2 R3 3 रिसोर्स हैं, तो R1 सपोज 5 हैं, R2 4 हैं, R3 10 हैं। तो कितने हर एक के एलोकेशन हैं, और हर एक प्रोसेस की लाइन के आगे आएगा ये तीनों रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन। मैट्रिक्स का मतलब ये है। एग्जाम्पल से देखेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और देखो उस तरह का मैं एक वो शो कर देता हूँ तुम लोगों को। हमारे पास अभी दूसरी स्लाइड में शेयर करके शो करता हूँ, तो तुम्हें एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का मैट्रिक्स रहेगा हमारे पास। तो पहले इसके पहले हम एल्गोरिथम समझेंगे। स्लाइड अच्छा शो शेयर नहीं हो रही है? नहीं सर, अभी सर नहीं आती स्लाइड। शेयर करता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे, तो इस तरह का मैट्रिक्स रहेगा। तो इसमें मैट्रिक्स में क्या दिखाया है, गिवन क्या है हमारे पास कि 4 प्रोसेसेस गिवन है और 3 रिसोर्सेस हैं A B C। तो ये तीनों का अलग अलग नंबर आता है कि P0 को A टाइप का रिसोर्स एलोकेटेड नहीं है, B टाइप का रिसोर्स एक एलोकेटेड है, C टाइप का एलोकेटेड नहीं है। इसी तरह P2 को A टाइप के 2 एलोकेटेड हैं। तो ये जो एलोकेशन है और ये मैक्स आ रहा है। तो इससे हमने कैलकुलेट किया। अब इसको मैं थोड़ा स्लाइड इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लूंगा तो फिर तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसमें हमें एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड ग्राफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे दिखेगा मैट्रिक्स। और कुछ पूछना चाह रहे हो? कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क फ्रीली।
सैंटी कुछ पूछना चाह रहा था, एक दिन मैं खाना खा रहा था तब उसने पूछा कि ऐसा ऐसा क्या होता है, मैंने कहा क्लास में पूछ लेना। सैंटी शर्मा। जी सर, गुड क्या? इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, क्या पूछना चाह रहे थे बताओ। सर उस टाइम हम पूछना चाह रहे थे कि नाम जो हम राउंड रोबिन में हम्म, वो निकालते हैं कि नाम वेटिंग टाइम या जो कंप्लीट टाइम है ना, हाँ तो उसमें हमें अराइवल टाइम नहीं दिया होता कहीं कहीं, तो हमें ये नहीं पता था कि जहाँ दिया नहीं होता वहाँ जीरो मानते हैं। तो मैंने क्लास में नहीं बताया था। जैसे क्लास में बताया था आपने, वो माइंड से स्लिप हो गई थी ना बात, हम्म, तो हम निकाल रहे थे, क्वेश्चन परेशान थे कि कैसे निकालें। अरे तो तुम फिर परेशान क्यों थे, वो मेरी क्लास में यू कैन आस्क फ्रीली। अगर बीच में डाउट जी है तो ठीक है, अदरवाइज क्लास के बाद भी डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क, और कोई भी ऐसा डाउट है अभी तक तो अभी डिस्कस कर सकते हैं। तो और 5-10 मिनट सही। ओके एक्चुअली क्या है ना कि आज काम करते करते हो गया था एग्जॉस्ट पूरा। जी 5 6 5 साढ़े 5 तक बिजी रहा, खाना मुश्किल से खाया। तो और आगे का भी कल या परसों किसी दिन का ही पता नहीं रहता कि मैं कब बिजी हो जाऊंगा कब फ्री। जस्ट लाइक द जी सर प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि करंट में क्या जी चल रहा है उस हिसाब से देखना होता है। जी तो हाँ, तो अब पता चल गया ना कि अगर एग्जाम में मतलब कहीं भी तुम्हें टाइम ऑफ अराइवल नहीं दिया है तो जी तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है, सभी तुम्हें जीरो मान के हाँ चलना सर, जीरो जीरो मान लेते हैं। है। किसी भी तो वो सर हमने कर एल्गोरिथम लिया था। में टाइम ऑफ अराइवल जी, नहीं दिया है तो इसका मतलब जीरो मान के चलो, और अगर दिया हुआ है तो भी दिक्कत नहीं है। तो उसके हिसाब से चलेंगे। उस हिसाब से दिया हुआ है तो फिर क्या है, तुम्हारी जो टेबल बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। जैसे डिफरेंट बनेगी, वो देखना पड़ेगा ना कि हाँ यहाँ से यहाँ तक इतने हाँ टाइम में कितने हमारे हाँ, प्रोसेस टाइम आए हैं बाद में ना, बिल्कुल बिल्कुल। उनको पहले लिखना पड़ेगा जो बचा है हमारा। सपोज करो कि कोई जी प्रोसेस 3 सेकंड पर आता है, कोई 0 सेकंड पर, तो 0 से 3 जी सेकंड तक प्रोसेसिंग इस हिसाब से होगी कि कोई प्रोसेस है ही नहीं उस टाइम। इवन हम्म इफ के जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो और जो 3 सेकंड बाद आया है वो छोटा प्रोसेस हो, तब भी लेकिन 0 से 3 सेकंड तक तो वही चलेगा जो पहले चल रहा है। जी और उसके बाद दो टर्म और होते हैं, प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव। जी तो प्रीम्प्टिव में, नॉन प्रीम्प्टिव में तो ये है कि अगर प्रोसेस एक बार सीपीयू एलोकेट हो गया किसी प्रोसेस को तो वो पूरा उसको फिनिश करेगा। और पूरा प्रीम्प्टिव काम। के केस में ऐसा है कि जैसे सपोज किसी सीपीयू एलोकेट हो गया किसी प्रोसेस को, 5 सेकंड का उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, तो 5 सेकंड के बर्स्ट टाइम के लिए तो चलना है, लेकिन अगर 2 सेकंड बाद कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आ गया, तो फिर ये जो है प्रीम्प्टिव के केस में फिर वो नया वाला चलने लगेगा, सीपीयू उस पर चला जाएगा। ठीक है ना और जो ये। हमारा बचेगा वो नए वाले के बाद एग्जीक्यूट होगा ना। हाँ वो नए वाले, फिर डिपेंड करता है कि प्रोसेस आते रहेंगे, अगर अराइवल टाइम अलग अलग दिया हुआ है तो नेक्स्ट सेकंड पे कौन सा प्रोसेस आ जाता है और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या सूट कर रहा है, और एल्गोरिथम प्रीम्प्टिव है कि नॉन प्रीम्प्टिव। अगर नॉन प्रीम्प्टिव होगी तो भले ही प्रोसेस बीच में आ जाए लेकिन वो सीपीयू उसको एलोकेट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम है तो बीच में अगर कोई दूसरा प्रोसेस आ गया तो फिर वो, अगर क्राइटेरिया के अंदर वो फिल हो रहा है जो आने वाला नया आया है, तो फिर सीपीयू उस पर चला जाएगा पहले वाले को छोड़ के। जी ठीक है, और कोई डाउट? सर, एक वो था क्या नाम डीबीएमएस में, एक और आप डेडलॉक जो टर्म है ना उसके बारे में थोड़ा बताना, बस थोड़ा हिंट। डेडलॉक डीबीएमएस में कहाँ डेडलॉक है? ना सर, हाँ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम हम्म, डेडलॉक पढ़ा था साइकिल के साथ, जो हम्म, हमने क्वेश्चन किए थे ना, हम्म, जो आपने बताया था कि इसमें साइकिल बन रही है डेडलॉक है, तो वो तो हाँ। निकाल लेते हैं डेडलॉक हो रहा है, एक बार उसके बारे में समझा दीजिए मतलब। तो अभी बैंकर्स डेडलॉक जो एल्गोरिथम, टर्म है। डेडलॉक तुम्हें कितना तो एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम थे नहीं क्या क्लास ना में? सर वो तो आ गया, वो पूरा एक्सप्लेन भी आ गया मतलब, हम्म, जैसे किसी से सटीक आंसर होता है ना वो नहीं पता सर एक। डेडलॉक क्या है कि बाकी सिस्टम हमारा इस स्टेट में आ जाता है कि आगे नहीं बढ़ता। सिस्टम यानी अच्छा, इसका कंप्यूटर वन वर्ड आंसर। सिस्टम, हाँ जैसे जो हैंगिंग बोल। वाली स्टेज होती है, कंप्यूटर जी जो हैंग होता है वो क्या है, डेडलॉक ही तो है। जी तो उसमें क्या करते हो कि या तो हम वेट करते हैं, हम्म,
वेट करते हैं तो देखते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा रास्ता निकाल ले रहा है कि जो रिसोर्सेज, भाई वेट, जैसे सिस्टम हमारा हैंग हो गया, स्लो हो गया, तो उसमें दो जी कंडीशन होती हैं। पहली चीज तो ये है कि कुछ एक साथ काफी सारे प्रोसेसेस आ गए, और वो एक साथ जो प्रोसेसेस आ गए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस स्टेट में ले आए कि सभी जो है ऐसी स्टेट में है कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई, किसी को कोई रिसोर्स चाहिए तो दूसरा प्रोसेस उसको होल्ड करे है, कोई प्रोसेस हो रहा है। और उसमें ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है ना डेडलॉक की, कि सपोज कई प्रोसेस हैं और वो वेट कर रहे हैं और कोई प्रोसेस चल रहा है स्टिल, तो जो रिसोर्सेज चाहिए किसी दूसरे प्रोसेस को वो उस प्रोसेस के पास हैं, और अगर वो प्रोसेस फिनिश हो गई और दूसरे प्रोसेस को रिसोर्स दे देता है तो चलने जी। लगेगा हमारा सिस्टम। और इस केस में क्या होता है कि अगर हम वेट करते हैं, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा रिकवर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि प्रोसेस को किल करते हैं। किल करते हैं ना प्रोसेस को, कैसे करते हैं? एंड टास्क करके। जी जब हम एंड टास्क करते हैं तो उसमें क्या है, किसी एक प्रोग्राम को किल करते हैं जो डेडलॉक ले रहा हो। जी। और जो चार कंडीशन बताई थी मैंने, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट एंड नो प्रिम्पशन, तो ये जब चारों कंडीशन एक साथ मीट करेंगी सिस्टम पे तब डेडलॉक होगा। और ये चारों कंडीशन अगर एक साथ मीट नहीं करती हैं, कम से कम एक कंडीशन अगर मीट नहीं करती है, तो डेडलॉक नहीं होगा। अगर तीन करती है एक नहीं करती फिर भी डेडलॉक नहीं होगा ना? हाँ, तो डेडलॉक नहीं होगा। और जी। उसमें मैंने सर ये भी एक बताया। क्वेश्चन और था। हाँ बताओ। वो जो उस दिन, हाँ कल या परसों की बात है, वो आप सॉल्व कर रहे थे कि ये पहले हमारा ये, हम उसमें देख रहे थे कि डेडलॉक है या नहीं है। दो हम्म। साइकिल थी उसमें, है ना? हम्म। तो उसमें दो जो थे के नाम वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे थे। उसमें हम ये नहीं पहचान पा रहे थे कि हम अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो बीच वाला हमारा एग्जीक्यूट पहले होता है, नीचे से करते हैं तो इधर का एग्जीक्यूट तो पहले होता है। अच्छा, तो तो वो इसमें वाली कुछ ऐसा होता स्लाइड, है कि नहीं वो डायग्राम है तुम्हारे पास तो शेयर करो, मैं तुम्हें परमिशन अलाउ करता हूँ। वो डायग्राम, हाँ सर शेयर करते हैं हम। ए गूगल माइक्रोसॉफ्ट फोटो स्क्रीन। शेयर करो उस स्क्रीन को। हाँ सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। गैलरी 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 गैलरी। हम्म। हाँ सर यही यही डायग्राम था सर। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या था, अब इसमें क्या लिखा है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद साइकिल बट नो डेडलॉक। तो इसमें डेडलॉक क्यों नहीं है, जी। ये चीज नहीं समझ में आई। नहीं अभी सर ऐसा है इसमें कि डेडलॉक इसलिए नहीं है क्योंकि सर इसमें हमारे जो, सर मतलब इसमें क्या पूछना चाह रहे हो मुझे ये बताओ। हेलो हाँ। सर, इसमें ये पूछना, डेडलॉक तो नहीं है वो तो पता है सर क्योंकि हम्म। इसमें सब एग्जीक्यूट हो रहा है। बट ये हाँ। जो हमने, ये है सर हमारा R1 रिसोर्स हो गया ना। हम्म। अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ना तो ये जो हमारा P2 है ये हम्म। पहले एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। तो वो तो होगा ही। नहीं सर, अगर हम R2 रिसोर्स से स्टार्टिंग करते हैं तो P4 पहले एग्जीक्यूट होगा। हाँ। तो इसमें ये जानना चाहते हैं कि P2 में P4 में कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। वो ये सर हम शेड्यूलिंग, पे डिपेंड करता है वो, कि, अरे हम पे क्यों डिपेंड करेगा, हम थोड़ी किसी नहीं सर वही तो शेड्यूलिंग पे, राउंड हमने तो, शेड्यूलिंग पे डिपेंड करेगा ना सर वो। हाँ ये, अब जैसे P2 और P4 दोनों एग्जीक्यूट होने वाले हैं, तो वो अब जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने पढ़ी है कि जो हमने ऑपरेटिंग पढ़ी है सिस्टम, राउंड। ऑपरेटिंग सिस्टम जी यहाँ डिसाइड करेगा कि P2 एग्जीक्यूट होगा कि P4, डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया। कि सपोज जी करो कि P2 और P4 दोनों ही इक्वल टाइम के हैं, जैसे SJF में था कि हो सकता है जी P2 को भी 5 यूनिट टाइम चाहिए, P4 को भी चाहिए, तो फिर ये SJF से डिसाइड होगा कि मेमोरी में पहले कौन आया था।
अब यहाँ हम क्या है ना कि उसको पीछे छोड़ आए हैं जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। यहाँ पे हम सिचुएशन जी। ये डिस्कस कर रहे हैं कि डेडलॉक वाली होगा कि नहीं होगा। बाकी तो ये प्रोसेस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू। जी। ठीक है, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं बन रही कि प्रोसेसेस एग्जीक्यूट ना हो। P2 हो जी। गया तो उसके बाद P2 हो गया, इसके बाद P1 हो जाएगा, हाँ फिर P1 हो P4, जाएगा। फिर P3, फिर P4 और P3। तो इसमें डेडलॉक नहीं है हमारा। हाँ इसमें नहीं ये है तो समझ में क्योंकि आ गया था सर। हाँ, तो इसमें अब देखो R1 के दो इंस्टेंसेस हैं, अगर एक होता तो शायद डेडलॉक होता। हाँ डेडलॉक होता, क्योंकि हमारा इसमें से एक एलिमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, हम्म तो डेडलॉक नहीं होता ये। हम्म हाँ डेडलॉक होता। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? नो सर। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर तुम लोग चाहो तो कोई एक टाइम हम इवनिंग में डिस्कशन का भी 10-15 मिनट रख सकते हैं। जैसे वैसे तो ये है कि क्लास में भी तुम कर सकते हो डिस्कस, कोई ऐसे इशू नहीं है। और डेडलॉक फिनिश हो जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का ये प्रोसेस में थोड़ा सा ये सिंक्रोनाइजेशन वगैरह रह जाता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उसमें और भी चीजें यूज होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट पर आ जाएंगे। जी सर। हाँ ठीक है, तो वी कैन नाउ एंड द मीटिंग, टुडेज मीटिंग। ओके सर, थैंक यू सर।